हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, लगातार हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते आ रहे हैं और उसमें हमने जो पशु परिचय भर्ती है, आपके पशु परिचय जो भर्ती है उसके अकॉर्डिंग, पशु परिचय भर्ती के अकॉर्डिंग हम राजस्थान का इतिहास बच्चों पढ़ते आ रहे हैं। और इसमें भी आपको महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताऊं तो हमने राजस्थान का जो है प्राचीन इतिहास, राजस्थान प्राचीन इतिहास थोड़ा सा पढ़ने की प्रयास किया था। और वर्तमान में हम बच्चों आधुनिक इतिहास को जो है क्या कर रहे हैं बच्चों, पढ़ रहे हैं। वर्तमान में क्या कर रहे हैं, आधुनिक इतिहास को पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको इसमें बताऊं, हमने सभ्यताएं जो है पढ़ ली हैं बच्चों। क्या पढ़ ली हैं बच्चों? सभ्यताएं। इसके अलावा हमने 1857 की क्रांतियां हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हमने पढ़ लिया है राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य, राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य। और हमने क्या पढ़ लिया बच्चों? 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। देखिए बच्चों, ये तथ्य हमने अभी तक पढ़ लिए हैं बच्चों। क्या क्या पढ़ लिया है हमने? विभिन्न सभ्यताएं पढ़ ली है हमने। राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य पढ़ लिया है कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्थान में आती है और अंग्रेजी जो सरकार है उसके कानून राजस्थान में धीरे धीरे करके लागू होते जाते हैं। किस तरह वो बटालियनों का गठन करते हैं, उसके बाद उनमें छावनियों का निर्माण करते हैं और किस तरह छावनियों के सैनिक 1857 की क्रांति में हिस्सेदारी लेते हैं, क्रांति को बढ़ावा देते हैं। ये सब तथ्य हमने पूरा बच्चों जो है पढ़ लिया है। ये पूरा तथ्य बच्चों क्या है, हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों 1857 की क्रांति से, 1857 की क्रांति से लेकर के जो आपका 1947 है, यानी राजस्थान हमारा जो है पूर्ण रूप से हम कहें कि इंडिया जो है उससे पाकिस्तान से अलग हुआ है, जब तक की घटनाएं, यानी 1857 से लेकर के 1947 के मध्य जितनी भी घटनाएं हुई हैं बच्चों, उन सब का ब्यौरा, यानी क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या क्या जो है अंग्रेजों के पास हम कहें एक तरीके से 1857 से 1947 तक इन 100 सालों में लगभग क्या क्या अंग्रेजों ने यहाँ प्रयास किए और किसने किस तरह हमें एक तरीके से आज़ाद कराने में योगदान निभाया, उन सब तथ्यों के ऊपर आज हम बच्चों चर्चा करने वाले हैं। तो हमने ये तीन जो चैप्टर है, मुख्य चैप्टर, बड़े बड़े चैप्टर हैं बच्चों तीनों, जिसमें 1857 की क्रांति तो अपने आप में एक विशालकाय वृक्ष की भांति है और ये मैंने आपको पूर्ण रूप से लगभग 4 वीडियो में समझाने का प्रयास किया है बच्चों। इसी 1857 की क्रांति को बच्चों आपने यूट्यूब पर देखा होगा, कई एक एक वीडियो या एक एक घंटा में या डेढ़ घंटे में जो है कंप्लीट इसको कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको पूर्ण रूप से, देखिए मैं जब भी क्लास शुरू करता हूं तो पिछला क्या पढ़ाया है, क्या आगे पढ़ेंगे, ये मैं तथ्य एक बार आपको रिवाइज जरूर करवाता हूं। इसलिए मेरी जो क्लासें होती हैं बच्चों वो लेट हो जाती हैं, या हम ये कहें कि उनमें समय ज़्यादा लग जाता है बच्चों। क्यों लग जाता है? क्योंकि मैं पिछले जो भी तथ्य हमने पढ़ा है या मैंने जो भी आपको पढ़ाया है उसको रिवाइज करवाने का प्रयास करता हूँ। जैसे यदि हम 1857 की क्रांति को देखें तो हमसे इसमें सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है पॉलिटिकल एजेंट से। तो पॉलिटिकल एजेंट आपको याद रखना है बच्चों, जैसे आपके मेवाड़ के सावर्स थे, सिरोही के जेडी हॉल थे, भरतपुर के मॉरिसन थे, मारवाड़ के मैकमोहन थे। उसके अलावा हम उसका और देखें जयपुर के ईडन थे, कोटा के बर्टन थे। इन्हें जो है पॉलिटिकल एजेंटों से इसमें 1857 की क्रांति में जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेगा बच्चों। इसके अलावा भी यदि हम अंदर और बात करें तो आपकी जो छावनियां हैं बच्चों, इनमें से प्रश्न देखने को मिलेगा। छावनियों में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में क्रांति किस छावनी से हुई, तो आपको बताना है मेरठ से। कब हुई बच्चों? 10 मई को। राजस्थान में पूछे तो कब हुई बच्चों? 28 मई को। और किस छावनी से हुई बच्चों? तो नसीराबाद से। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो हमारे जो एजीजी हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल, उसका मुख्यालय कहाँ था बच्चों? तो उसका मुख्यालय अपने माउंट आबू था। माउंट आबू सूचना कब पहुंची 1857 की क्रांति की बच्चों? कब पहुंची? 19 मई को। वहां से वो क्या करते हैं बच्चों? वहां से फरमान जारी करते हैं कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की ड्यूटी हटा दो और किसको लगा दो? 30वीं पैदल रेजिडेंट को। जिसके चलते राजस्थान में एक विशालकाय क्रांति हमको देखने को जो है मिलती है। 1857 की क्रांति में ही हमने देखा राजस्थान के दूसरे भामाशाह कहने वाले बांकीदास भाटिया को
उनको भी हमने बच्चों 1857 की क्रांति में पढ़ा, जो संपूर्ण अपनी संपत्ति तात्या टोपे को दान में दे देते हैं। 1857 की क्रांति में ही हम बच्चों देखते हैं कि किस तरह से हमारे जो शासक थे वो अंग्रेजों के अधीन हो गए, या एक तरीके से हम ये कहें कि अंग्रेजी सरकार का वो पक्ष करने लगे बच्चों। 1857 की क्रांति में ही हम देखते हैं कि कोटा में किस तरह जन विद्रोह होता है बच्चों, और जयदयाल और मेहराबका को फांसी दे दी जाती है। 1857 की क्रांति में ही हम देखते हैं कि जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि दे दी जाती है। 1857 की क्रांति में ही हम देखते हैं बच्चों कि करौली के मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी जाती है। और 1857 की क्रांति में ही हम देखते हैं कि बीकानेर के शासक सरदार सिंह अपनी सेना लेकर राजस्थान से बार क्रांति का दमन करने तक गए। कहाँ तक गए बच्चों? हिसार, हरियाणा। हिसार है जो बच्चों हरियाणा का, वहाँ तक अपनी क्या करने गए बच्चों? सेना लेकर के क्रांति का दमन करने के लिए गए, जिससे अंग्रेज खुश हो जाते हैं और टिब्बी के 41 परगने के गांव बीकानेर के शासक सरदार सिंह को दान में देते हैं। ये सब जो तथ्य 1857 की क्रांति से संबंधित है बच्चों, ये अक्सर पूछे जाते हैं और आपको पूर्ण रूप से इनको याद रखना है बच्चों। ज़्यादातर प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं तो इसी तरह के मिलते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा किसे सितारे हिंद की उपाधि दी गई, अंग्रेजों के द्वारा किसे टिब्बी के 41 परगने के गांव दिए गए, अंग्रेजों के द्वारा किसकी तोपों को कम कर दिया गया, तो राम सिंह द्वितीय आपके कोटा वाले। अंग्रेजों के द्वारा किसकी तोपों को बढ़ा दिया गया, तो मदन पाल आपके करौली वाले। तो इस तरह के तथ्य और इस तरह का जो एक तरीके से हम ये कहें कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो आपको याद रखनी है बच्चों इस क्रांति में। बाकी मैंने पूरी कहानियों के माध्यम से इस क्रांति को आपको समझाने का प्रयास किया है। क्यों क्रांति हुई? क्योंकि उस समय तत्कालीन एक गन आई थी बच्चों, रॉयल एनफील्ड उसका नाम था। अपनी जो सेना है अंग्रेजों की, उसमें राजपूत, ठाकुर, जाट, बामण, इस तरह 4 वर्ग जो थे उच्च वर्ग, वो सब सेना में कार्य करते थे। जब उनको पता चला कि ये जो हुक है इसका, रॉयल एनफील्ड का, ये चमड़े का बना है और इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो वो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दी बच्चों? क्रांति का बिगुल बजा दिया। ये तथ्य, ये कंसिडर आपको याद रखना है। इसके अलावा दूसरा तथ्य ये भी है कि उन्होंने डाक सेवा पर क्या लगा दी बच्चों? शुल्क लगा दी। भारतीय सैनिकों का अपमान करना ये भी एक तथ्य है। और इसके अलावा हम देखें एक कारण और, तो जो यूरोपीय जो सैनिक थे उनकी अपेक्षा अपने भारतीय सैनिकों को कम वेतन देना, ये भी बच्चों हमारा एक तथ्य है। इसके अलावा उच्च पदों पर अंग्रेजी अफसरों को तैनात करना, ये भी क्या है बच्चों? एक महत्वपूर्ण कारण रहा 1857 की क्रांति का। चलिए बच्चों अब हम शुरू करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा सर्दी जुकाम की वजह से। चलिए बच्चों, ये हमने 3 जो पॉइंट या 3 बड़े जो चैप्टर हमने देखे हैं सभ्यताओं में, हमने कालीबंगा, आहड़, बालाथल, गणेशवध और बेराट सभ्यताओं को अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ने का प्रयास किया है। और पूर्ण रूप से बाकी जितनी भी सभ्यताएं, जैसे आपकी सोती सभ्यता हुई, जैसे जाडोल सभ्यता हुई, इन सब सभ्यताओं को भी हमने इसमें सम्मिलित करने का बच्चों प्रयास किया है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य, तो इसमें हमने देखा है बच्चों का किस तरह अंग्रेज 1803 से लेकर के आपका 1823 तक क्या करते हैं बच्चों? संधियों का एक दौर चलाते हैं, जिसमें सभी राजाओं के साथ संधियां जो है स्थापित कर लेते हैं। और 1818 में अजमेर के दौलत राव सिंधिया को हराकर अजमेर को अपनी चीफ कमिश्नरी घोषित कर देते हैं। ये एक तरीके से अजमेर पर अपना कब्जा कर लेते हैं। सन 1822 में और 23 में मीर बटालियन की स्थापना करते हैं अंग्रेज अजमेर में। उसके अलावा 10 साल बाद यानी 1832 में अजमेर को चीफ कमिश्नरी घोषित कर देते हैं। ये तथ्य मैंने आपको पढ़ाए। उसके बाद आपको एक और तथ्य है, जब अजमेर की स्थापना हो गई तो लगभग 1834 में, यानी हम ये कहें कि 10 साल बाद, 11 साल बाद वह शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना करते हैं। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना करने के बाद वह जोधपुर जाते हैं और जोधपुर लीजियन की स्थापना कर देती हैं। जोधपुर के बाद बच्चों वह कोटा आते हैं और कोटा कंटिजेंट की स्थापना करते हैं 1838 में। कोटा कंटिजेंट की स्थापना करने के बाद वह कोटा के अंतर्गत 3 छावनियों को तैनात कर देते हैं, जिसमें आपका आगरा यूपी वाला हो गया, नीमच एमपी वाला हो गया, देवली टोंक वाला हो गया। इसके बाद वह बच्चों एमबीसी मेवाड़ भील कौर एक नई सेना का गठन करते हैं, जिसका नाम दे देते हैं एमबीसी। इस तरह अंग्रेज जो है, या हम कहें ब्रिटिश सरकार जो है, राजस्थान में अपना आधिपत्य जमाती चली जाती है, जिसके फलस्वरूप हम 1857 की क्रांति देखते हैं। ये जो तीनों चैप्टर हैं बच्चों एक दूसरे से जुड़े हुए मैंने आपको पढ़ाए हैं। इसके बाद का जो चैप्टर आने वाला है वह भी एक संगीन चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। वह भी अंग्रेजों से संबंधित चैप्टर है, ब्रिटिश शासन से संबंधित चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? राजस्थान नहीं, उस चैप्टर का नाम है बच्चों 1857। हमने कहाँ पढ़ा है बच्चों? 1857
पे हमने छोड़ा था आखिरी चैप्टर, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। 1857 से 1947 तक की घटनाएं, या हम इसको ये बोल सकते हैं कि 1857 से 1947 के मध्य की घटनाएं, कुछ भी आप लिख लीजिए। 1857 से 1947 तक की घटनाएं, क्या क्या घटनाएं घटित हुई 1857 के बाद, जब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हो गई, तो 1857 के बाद क्या क्या ऐसा घटित हुआ 1947 तक। तो ये जो लगभग 90 साल का जो समय है, या हम कहें 90 साल लगभग 100 साल का जो समय है, जिसमें क्या क्या घटित हुआ ऐसा, अंग्रेजों ने क्या प्रयास किए अपने आप को सुधारने के लिए, और भारतीयों ने क्या प्रयास किए उनको भगाने के लिए, ये सब तथ्य बच्चों इसमें हम पढ़ने वाले हैं। चलिए 1857 से 1947 तक की घटनाएं आप हेडिंग डालिए। अठारह सौ सत्तावन से 1947 के बीच की घटना है। 1947 के बीच की घटना है। ये आपका एक चैप्टर है बच्चों। वैसे आपके में इस चैप्टर को दिया नहीं जाता है बच्चों सामान्य रूप से, या हम कहें कि आपको ये दिखाई नहीं देता है उनमें जो आपका सिलेबस है, लेकिन इसमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसमें आपका आन प्रथा हो गई, जैसे आपका अजमेर दरबार हो गया, जैसे आपका जयपुर प्रिंस अल्बर्ट का जयपुर आगमन हो गया, इन सब जो तथ्य हैं इसमें बच्चों चलते रहते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, 1857 से 1947 के बीच की घटनाएं। चलिए इसमें बच्चों पहला हम जो पोर्शन पढ़ेंगे बच्चों, उसका नाम है बच्चों आन प्रथा। क्या कहते हैं बच्चों? पहला पोर्शन है उसका नाम है आन प्रथा। आन प्रथा क्या है बच्चों? आन प्रथा क्या है? आन प्रथा बच्चों महाराणा की सौगंध है। महाराणा की सौगंध। महाराणा की सौगंध क्या है बच्चों? आन प्रथा है। आन प्रथा क्या है? महाराणा की सौगंध है। किस रियासत में प्रचलित है? तो मेवाड़ रियासत में ये बच्चों प्रचलित है। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे आन प्रथा। आन प्रथा क्या है बच्चों? महाराणा की सौगंध है। किस रियासत में प्रचलित है? आपके जो है मेवाड़ रियासत में ये प्रचलित है। देखिए अब मैं एक एक घटना आपके ऊपर चलाता चलूंगा। जैसे अभी हम आन प्रथा पढ़ रहे हैं, आगे हम अजमेर दरबार पढ़ेंगे, जयपुर आगमन पढ़ेंगे, और भी कई तथ्य हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो चलिए देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों आन प्रथा का। देखिए ये एक प्रथा होती है, या हम कहिए एक सौगंध है बच्चों। क्या सौगंध है? जैसे आन प्रथा महाराणा की एक सौगंध होती है बच्चों। जैसे किसी कैदी ने चोरी की और उसको महाराणा के पास पेश किया जाता है, तो उससे महाराणा की आन दी जाती है। महाराणा की क्या दी जाती है बच्चों? आन दी जाती है कि तुझे कसम है, बता तूने चोरी की या नहीं की। यदि वह व्यक्ति कसम खाकर ये बोल देता है कि मैंने चोरी नहीं की, क्या बोल देता है बच्चों? मैंने चोरी नहीं की, यदि कसम खाकर, तो उसको छोड़ दिया जाता है। और बाद में यदि कभी भी भविष्य में पता चला कि उसी व्यक्ति ने चोरी की है, तो उसको फांसी की सजा होती थी। ये क्या है बच्चों? आन प्रथा है। यानी महाराणा की जो सौगंध है वह झूठी नहीं जा सकती। ये जो मेवाड़ रियासत है उसमें व्यापारी प्रचलित में लेते थे इस प्रथा को। तो यदि किसी व्यक्ति ने या व्यापारी ने महाराणा की सौगंध यानी महाराणा की आन ली है, और बाद में यदि वह मुकरता है, महाराणा की आन के बाद झूठ बोलता है, तो उस व्यक्ति के लिए फांसी की क्या थी बच्चों? सजा थी। ये किस रियासत में प्रचलित थी? आपका मेवाड़ रियासत में ये प्रचलित थी। तो आन प्रथा क्या है बच्चों? महाराणा की सौगंध है। आन प्रथा क्या है? महाराणा की सौगंध है। ये आप लिखिए। चलिए आगे लिखिए। इसमें जो मेवाड़ के व्यापारी हैं बच्चों, पारस्परिक लेन देन के लिए इस प्रथा का प्रयोग करते थे। लिखिए इसमें क्या लिखना है बच्चों? मेवाड़ के व्यापारी, मेवाड़ जो रियासत है, मेवाड़ के व्यापारी पारस्परिक मतलब आपस में, पारस्परिक मतलब ऐसे लिख लो, कोष्टक में लिख लो आपस में। मेवाड़ के व्यापारी आपस में लेन देन के लिए इस प्रथा का प्रयोग करते थे। इस प्रथा का प्रयोग करते थे। ये तथ्य बच्चों आपको याद रहना चाहिए।
कि भाई आन प्रथा किस रियासत में चलती थी, तो मैंने ये लिखा दिया आपको, मेवाड़ रियासत में चलती थी। मेवाड़ के जो बच्चों व्यापारी हैं वे आपस में लेन देन के लिए या पारस्परिक लेन देन के लिए किसका प्रयोग करते थे बच्चों, आन प्रथा का। मैंने अभी आपको बताया, जैसे कुछ उन्होंने वस्तु ली है, तो जैसे वस्तु के जो भार है वो लगभग हम कहीं 10 किलो के आसपास है, तो उसने वस्तु उठाई और उसने कहा कि ये तो भाई 12 किलो होगी। उन्होंने कहा कैसे 12 किलो, महाराणा की आन रे या महाराणा की सौगंध ये 12 किलो है। मतलब उसने जो कह दिया महाराणा की सौगंध खा के, वह सत्य होता था। किस रियासत में बच्चों, मेवाड़ रियासत में। बाद में इसमें क्या है, दिक्कतें आने लगी, हर कोई महाराणा की सौगंध खाने लगा, झूठ बोलने लगा, महाराणा खुश होता था, तो इसको बंद कराने का बच्चों प्रयास किया गया बाद में। तो देखिए सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि मेवाड़ के व्यापारी पारस्परिक लेन देन के लिए इस प्रथा का क्या करते थे बच्चों, प्रयोग करते थे। अब आगे अगला पॉइंट में हमको लिखना है कि महाराणा ने इस प्रथा को, महाराणा ने बच्चों इस प्रथा को क्या दे रखी थी, मान्यता दे रखी थी। तो महाराणा ने इस प्रथा को मान्यता दे रखी थी, मान्यता दे रखी थी। देखिए महाराणा ने स्वयं कह रखा था कि मेरी सौगंध जो जिसने झूठी खाई है उसकी तो खैर नहीं, लेकिन आप पूरे मेवाड़ में आप मेरी सौगंध के नाम से व्यापार कीजिए। तो यानी महाराणा ने इसको क्या दे रखी थी बच्चों, महाराणा ने इसको मान्यता प्रदान कर रखी थी कि आप मेरी कसम खा करके आप क्या कीजिए, व्यापार कर सकते हैं। ये थी बच्चों आन प्रथा। महाराणा ने इसको क्या दे रखी थी बच्चों, एक तरीके से हम कहे गए मान्यता दे रखी थी। अब इसमें बच्चों एक व्यक्ति हैं चंपालाल, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इस नियम के विरुद्ध, इस प्रथा के विरुद्ध, इस प्रथा के विरुद्ध बच्चों सन 1863-64 में चंपालाल एक व्यक्ति है बच्चों मेवाड़ के, चंपालाल ने आम हड़ताल की। क्या की बच्चों, आम हड़ताल की एवं 1863-64 में इस प्रथा को, दिख तो रहा है ना बच्चों, इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। गैर कानूनी यानी ये मान्य नहीं रहेगी, गैर कानूनी घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया, यानी बंद कर दिया, एक तरीके से हम कहें घोषित किया। देखिए बच्चों एक बार ऊपर ले लूँ मैं इसको ताकि आपको सही से दिख सके। देखिए अब देखिए आप, इस प्रथा के विरुद्ध 1863-64 में एक चंपालाल नाम के व्यक्ति हैं बच्चों, चंपालाल ने आम हड़ताल की, यानी लोगों को समझाया, एक धरना प्रदर्शन किया, तो आम हड़ताल की एवं 1863-64 में ही इस प्रथा को बच्चों गैर कानूनी घोषित कर दिया महाराणा की ओर से कि कोई भी भाई मेरी कसम नहीं खाएगा, यानी कोई भी मेरी आन लेकर व्यापार नहीं करेगा पूरे मेवाड़ में। क्यों किया बच्चों, एक्चुअली इसकी कहानी सुनाता हूं मैं। देखिए जब भी कोई व्यापारी किसी से कोई वस्तु खरीदता तो वह व्यापारी गरीब वर्ग को या आम वर्ग को लूटने के लिए महाराणा की जो आन ऐसे ही खाने लगा था कि ये तेरे जो गेहूं हैं वो 10 किलो है, जबकि उसके गेहूं जो थे वो मान लो 20 किलो थे, लेकिन महाराणा की कसम रे ये 10 किलो हैं, ये बोल देते। इसका मतलब ये है कि अब वो बाध्य हो गया 10 किलो मानने के लिए वह मजदूर। यदि वह मजदूर ये कहता है कि ये 10 किलो नहीं है और गेहूं तौले जाते हैं और वास्तव में 10 किलो निकल गए, तो फिर उस मजदूर को दिक्कत आएगी, और यदि 10 किलो से ज़्यादा निकल गए तो किसको दिक्कत आएगी, व्यापारी को। तो एक तरीके से हम ये कहें कि इसमें एक अंधविश्वास पैदा करने का प्रयास था, एक तरीके से अंधविश्वास पर पूरा व्यापार चल रहा था मेवाड़ का। इसलिए इस प्रथा को 1863-64 में गैर कानूनी घोषित किया, चंपालाल द्वारा इसका आंदोलन किया गया और चंपालाल ने इसको गैर कानूनी घोषित करवाया। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है। पूछा जाता है आन प्रथा किस रियासत में प्रचलित थी बच्चों, किस रियासत में प्रचलित थी बच्चों आन प्रथा, आपके मेवाड़ रियासत में प्रचलित थी। और किसने इसके विरुद्ध आवाज उठाई बच्चों, चंपालाल ने जो है इसे आम हड़ताल की और आन जो प्रथा है उसके विरुद्ध क्या किया बच्चों, आवाज उठाई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों ताकि हम आगे जो है बढ़े। चलिए
दूसरी डालिए बच्चों डाकण प्रथा। डाकण, इनका कुछ नहीं पूछता है बच्चों इसमें। ये जो नाम है किसने बंद करवाया किसने चालू करवाया ये नहीं पूछता है, इसमें पूछता है किस रियासत से संबंधित है। चार प्रथाएं आएंगी, सामने रियासत आएगा। जैसे डाकण प्रथा है आपकी, जैसे ये आन प्रथा है, इस तरह चार प्रथाएं आएंगी और सामने रियासत होगी। डाकण प्रथा ये किस रियासत में प्रचलित थी बच्चों? यह है मेवाड़ रियासत में प्रचलित थी। ये भी बात आपको याद रखनी है बच्चों। यह किस रियासत में प्रचलित थी? ये मेवाड़ रियासत में प्रचलित थी। इस प्रथा में किसी भी स्त्री को डाकण घोषित कर सजा दी जाती थी। सजा दी जाती थी। बाद में सजा दी जाती थी। बाद में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब देखिए पूछा जाएगा डाकण प्रथा किस रियासत से संबंधित है बच्चों? किस रियासत से संबंधित है? आपके मेवाड़ से संबंधित है। सामने आप लिखना चाहो तो क्यों स्टक में लिख लो बच्चों मेवाड़। वैसे ये लिख दिया ये मेवाड़ रियासत में प्रचलित थी। तो डाकण प्रथा मेवाड़ रियासत में संबंधित थी बच्चों। और इसमें क्या होता था, किसी स्त्री यानी जो कोई स्त्री उनको रात में सैनिकों को, राजा के सैनिक जो थे उनको यदि रात में घूमती हुई नजर आती थी 12 बजे 1 बजे, तो उस स्त्री को वह डाकण घोषित कर देते थे और अगले दिन दरबार में पेश करके पकड़ के उसको क्या सजा देने का प्रावधान था। उसके अलावा इस प्रथा को बच्चों गैर कानूनी बाद में घोषित किया गया। लोगों ने गुहार लगाई कि भाई रात में हो सकता है किसी के घर से कोई किसी के घर जा रहा हो या किसी कार्यवश कहीं जा रहा हो, तो इसलिए बाद में इस प्रथा को रोक लगाया गया। बस आपको मूलतः ये याद रखना है कि डाकण प्रथा किस रियासत में प्रचलित थी बच्चों? मेवाड़ रियासत में प्रचलित थी। दो प्रथाएं हमने देखी, आन प्रथा, डाकण प्रथा। ये एक बार आप तथ्य स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों इसका, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अब हमारा एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है जिसका नाम है अजमेर दरबार। दूसरा हो गया, तीसरा लिखिए बच्चों, तीसरा लिखिए अजमेर दरबार। तीसरा बच्चों लिखिए अजमेर दरबार। 1870 में ये अजमेर दरबार लगता है लॉर्ड मेयो के आगमन पर, है ना। तो आप इसमें सामने हेडिंग वो लिख लीजिए 1870। कब लगा बच्चों? सन 1870 में लगा अजमेर दरबार। इसमें क्या क्या लिखते हैं हम? देखिए लॉर्ड मेयो अजमेर आते हैं। मेयो को वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है। तो लॉर्ड मेयो के आगमन पर अजमेर में बच्चों दरबार लगाया जाता है। यानी दरबार का एक तरीके से अर्थ होता है बच्चों कि आसपास की जितनी भी रियासत है उनके राजाओं को बुलाया जाता है उस व्यक्ति के स्वागत में। जैसे आज पीएम अपने यहाँ आए, पीएम आपके क्षेत्र में आए, तो आसपास के जितने एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, तहसीलदार, उसके अलावा राजनेता या जो भी नेताएं हैं आमजन, उन सभी को इन्विटेशन दिया जाएगा कि पीएम साहब आ रहे हैं तो उनके स्वागत में आप यहाँ आइए, क्राउड लेकर आइए। तो इसी तरह जब ये जो लॉर्ड मेयो हैं बच्चों इनका आगमन होता है अपने अजमेर में, तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? अजमेर दरबार। और आगमन पर आसपास के सभी अंग्रेजी अफसर और जो हमारे राजनीतिक जो दल प्रचलित थे थोड़ी बहुत उस समय, उन सबको आमंत्रित किया गया था इस दरबार में। तो आपको याद रखना है अजमेर दरबार कब लगा बच्चों? 1870 में लगा। कहाँ? अजमेर में। ये तथ्य आपको याद रखना है। देखिए लॉर्ड मेयो के राजस्थान आगमन पर अजमेर में दरबार का आयोजन किया गया, अजमेर दरबार का आयोजन किया गया, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इसमें लिखिए आप लॉर्ड मेयो के राजस्थान आगमन पर, लॉर्ड मेयो के राजस्थान आगमन पर
अजमेर दरबार का आयोजन किया गया। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है। लॉर्ड मेयो के राजस्थान आगमन पर, यानी राजस्थान में लॉर्ड मेयो कहाँ आए बच्चों, आपके अजमेर आए। तो लॉर्ड मेयो के राजस्थान आगमन पर कौन से दरबार का आयोजन किया गया बच्चों, अजमेर दरबार का जो है आयोजन किया गया। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा लॉर्ड मेयो को एक मिनट, वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक, वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मेयो को वित्तीय विकेंद्रीकरण का बच्चों क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ये तथ्य आपको याद रखना है। यानी वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कौन है बच्चों, लॉर्ड है। वित्तीय विकेंद्रीकरण देखिए, मतलब वित्तीय मतलब पैसा धन, विकेंद्रीकरण यानी फैलाव, पैसे का एक तरीके से सही उपयोग या पूरे साम्राज्य में पैसे का किस तरह से एक फैलाव किया जाए, विकेंद्रीकरण किया जाए, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, लॉर्ड मेयो को वित्तीय विकेंद्रीकरण का क्या बोला जाएगा, जनक जो है बोला जाता था उस समय। ठीक है। और इसके बाद हम ये भी इसमें एक तथ्य जोड़ सकते हैं कि लॉर्ड मेयो ने अजमेर में लॉर्ड मेयो ने 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मेयो ने 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। कोष्टक में आप लिखना चाहो तो लिख देना कहाँ स्थापना की बच्चों, अजमेर में ही। मेयो कॉलेज कहाँ है बच्चों, अजमेर में ही है। तो लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1875 में मेयो कॉलेज की क्या की बच्चों, स्थापना की। मेयो कॉलेज की इन्होंने क्या की, स्थापना की। देखिए लॉर्ड मेयो का आगमन होता है बच्चों 1870 ईस्वी में अपने अजमेर में, तो उनके आगमन में अजमेर दरबार लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि लॉर्ड मेयो जो हैं उनको वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि लॉर्ड मेयो ने 1875 में मेयो कॉलेज की जो है बच्चों क्या है, स्थापना की। कहाँ की बच्चों, अजमेर में की। ये तथ्य भी बच्चों आपको याद रखने हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़े बच्चों। चलिए अब देखिए एक और हमारे जो हैं प्रिंस अल्बर्ट हैं बच्चों, जैसे लॉर्ड मेयो हैं वैसे ही प्रिंस अल्बर्ट है। उनका आगमन होता है बच्चों जयपुर में, जब जयपुर को पहली बार गुलाबी रंग से रंगवाया जाता है। जब से ही जयपुर को गुलाबी नगरी हम कहते हैं। तो लिखिए आप हेडिंग डालिए, प्रिंस अल्बर्ट का कितने हो गए थे बच्चों, ये 3 या 4, 3 हो गए थे। चौथा लिखिए आप, प्रिंस अल्बर्ट का जयपुर आगमन। चौथा लिखिए बच्चों, प्रिंस अल्बर्ट का जयपुर आगमन। देखिए प्रिंस अल्बर्ट का जयपुर आगमन, इस तथ्य के ऊपर हम चर्चाएं करते हैं बच्चों। इस कंसेप्ट को हम देखते हैं। प्रिंस अल्बर्ट जो है बच्चों 1875 में जयपुर आए थे। कब आए थे, सामने लिख लो 1875। प्रिंस अल्बर्ट का जयपुर आगमन 1875, 1875 में। देखिए अब इसमें क्या है बच्चों, जो प्रिंस अल्बर्ट हैं बच्चों, इनसे राम सिंह द्वितीय ने अल्बर्ट हॉल की नींव रखवाई, जिसका एक तरीके से स्विंटन जेकब द्वारा डिजाइनिंग किया गया। इन सब तथ्यों को इसमें हम पढ़ेंगे। तो प्रिंस अल्बर्ट का जयपुर आगमन
इसमें पहली लाइन आप ये लिखिए, मैं डायरेक्ट अल्बर्ट लिखूंगा बच्चों ताकि आप समझना। अल्बर्ट का मतलब प्रिंस अल्बर्ट। तो अल्बर्ट के जयपुर आगमन के समय, अल्बर्ट के जयपुर आगमन के समय, अल्बर्ट के जयपुर आगमन के समय, अल्बर्ट के जयपुर आगमन के समय कौन है बच्चों? जयपुर के शासक, जयपुर के शासक, जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय थे, राम सिंह द्वितीय थे। इन्होंने पूरे जयपुर शहर को, पूरे जयपुर शहर को, इन्होंने पूरे जयपुर शहर को, जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया, गुलाबी रंग से रंगवाया। देखिए, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन की खुशी में राम सिंह द्वितीय ने पूरे जयपुर शहर को बच्चों गुलाबी रंग से रंगवाया। जब से इस जयपुर का नगरी जो है इसका नाम पड़ा गुलाबी शहर, या हम इसको बोलते हैं पिंक सिटी। तो ये तथ्य आपको याद रखना है कि अल्बर्ट के आगमन के समय राम सिंह द्वितीय जयपुर के शासक थे, जिन्होंने प्रिंस अल्बर्ट के आगमन की खुशी में जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया। ये तथ्य बच्चों आपको क्या है, याद रखना है। ये आपका महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। तो जो प्रिंस अल्बर्ट है, इनसे अल्बर्ट हॉल की नींव रखवाई। ये भी तथ्य आपको याद रखना है बच्चों। तो प्रिंस अल्बर्ट से अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल भी कहाँ बच्चा है बच्चों, कहाँ है बच्चों? आपके जयपुर में। तो प्रिंस अल्बर्ट से, प्रिंस अल्बर्ट से, प्रिंस अल्बर्ट से अल्बर्ट हॉल की नींव रखवाई। देखिए नींव रखवाई है बच्चों, ये इसका उद्घाटन करने नहीं आ पाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो नींव रखवाई, ये आपको याद रखना है बच्चों। अल्बर्ट हॉल की नींव किससे रखवाई? राम सिंह द्वितीय ने रखवाई। किससे रखवाई? इससे प्रिंस अल्बर्ट से, इसलिए तो उसका नाम है अल्बर्ट हॉल। तो प्रिंस अल्बर्ट से अल्बर्ट हॉल की नींव रखवाई। ये भी कहाँ है बच्चों? जयपुर में। अल्बर्ट हॉल की नींव रखवाई, यानी जयपुर में आ रहे हैं तो जयपुर में ही होगा, ये सामान्य सी बात है आपको। तो कोष्टक में आप लिखना चाहे तो लिख लेना पीछे, जयपुर में। प्रिंस अल्बर्ट से जयपुर में अल्बर्ट हॉल की नींव रखवाई। अब हम इसमें अल्बर्ट हॉल के बारे में यदि थोड़ा सा बात करें तो अल्बर्ट हॉल के बच्चों जो डिज़ाइनर है उसका नाम है सिंटम जैकब, और अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन करता है उसका नाम है ब्रैडफोर्ड। तो हम लिखें इसमें अल्बर्ट हॉल के डिज़ाइनर, क्योंकि नींव रख दी तो अब बनेगा वो, तो अब बन रहा है तो उसके डिज़ाइनर कौन है? अल्बर्ट हॉल के डिज़ाइनर कौन है बच्चों? अल्बर्ट हॉल के सिंटम जैकब। सिंटम जैकब, ये नाम हो गया बच्चों सिंटम जैकब। और अल्बर्ट हॉल के उद्घाटन करता ब्रैडफोर्ड। उद्घाटन करता याद रखना बच्चों, नाम है अल्बर्ट हॉल, और उद्घाटन अलग व्यक्ति ने किया है जिसका नाम क्या है बच्चों? ब्रैडफोर्ड। तो इसका भी नाम एडवर्ड है, उसका नाम अल्बर्ट है, इसका नाम एडवर्ड है। तो इसमें लिखिए एडवर्ड ब्रैडफोर्ड, ब्रैडफोर्ड। देखिए बच्चों, ये आपको याद रखना है प्रिंस अल्बर्ट हॉल। प्रिंस अल्बर्ट हॉल की स्थापना हम कहें 1875 में हुई बच्चों, जिसकी नींव किसने रखी? प्रिंस अल्बर्ट ने रखी। प्रिंस अल्बर्ट जब जयपुर आते हैं बच्चों तो राम सिंह द्वितीय जयपुर के शासक होते हैं, जिन्होंने पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया। और प्रिंस अल्बर्ट जिसको देखते ही कहते हैं वाओ, दिस इज ए पिंक सिटी। जब से जयपुर शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जाने लगा। प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन की खुशी में राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया। ये तथ्य आपको याद रखना है। प्रिंस अल्बर्ट से अल्बर्ट हॉल की नींव रखवाई गई। राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस अल्बर्ट से क्या रखवाई? अल्बर्ट हॉल की नींव रखवाई। उसके अलावा अल्बर्ट हॉल के जो बच्चों जो डिजाइनर हैं, अल्बर्ट हॉल के डिजाइनर कौन है बच्चों? सिंटम जैकब। क्या नाम है बच्चों? सिंटम जैकब डिजाइनर है ये। और जबकि इसके उद्घाटन में कौन आया था बच्चों? आपके ये नहीं आए थे प्रिंस अल्बर्ट,
जबकि उद्घाटन में कौन आया था बच्चों? एडवर्ड ब्रेडफोर्ड। ब्रेडफोर्ड से आप याद रखिए, बस ब्रेड से याद रखिए, ब्रेडफोर्ड। इसके क्या है, किस में आया था बच्चों? आपके उद्घाटन में इसका जो है किया था। ये आपको तथ्य बच्चों क्या है, याद रखने हैं, ये तथ्य आपको याद रखने हैं। चलिए आगे हम बात करें बच्चों, ये आपका प्रिंस अल्बर्ट जी का जयपुर आगमन हुआ, कुछ आपके राम सिंह द्वितीय से संबंधित हैं। वैसे ये मैंने आपको लिखा दिए हैं, वैसे मैंने ये आपको बच्चों लिखा दिए हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अगली लाइन में राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों के द्वारा केसरे हिंद की, अब वो सितारे हिंद की, किसकी बच्चों? सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, वैसे मैंने लिखा दी, लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, चलिए मैंने ये लिखा दी है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की इसको भी। और इसमें और कुछ है, एक मिनट, प्रिंस अल्बर्ट जी के में, चलिए ये लगभग कंप्लीट जयपुर आगमन उनका हो गया है। चलिए आगे हमने ये 4 पढ़ लिए हैं बच्चों महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे, जो 1857 से हम कहें 1947 के बीच का जो तथ्य है उसके हमने ये बच्चों 4 जो है पढ़ लिए हैं। अब आप डालिए 1903 लॉर्ड कर्जन का दरबार, ये दिल्ली में दरबार लगा था बच्चों 1903 में, ठीक है, तो इसके बारे में डालते हैं हम। चलिए 1903 लॉर्ड कर्जन का दरबार, या फिर आप डालिए दिल्ली दरबार 1903, हेडिंग डालिए। दिल्ली दरबार, अब वैसे बच्चों दिल्ली दरबार तो बहुत लगे हैं, 1903 में लगा, 1902 में लगा, 1911 में लगा, बहुत लगे, लेकिन हमें डालना है दिल्ली दरबार 1903। क्या डल गया ये? दिल्ली दरबार 1903, इसमें हम बच्चों लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे 1903 वाला याद रखना है ना बस बच्चों, 1903 वाला आप क्या याद रखना। तो देखिए लॉर्ड कर्जन का है, इसमें लिखिए लॉर्ड, ये लॉर्ड कर्जन है बच्चों, लॉर्ड कर्जन का सन 1903 में, सन 1903 में दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया, दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया। यानी लॉर्ड कर्जन जो आए थे उनके स्वागत समारोह में 1903 में दिल्ली दरबार का बच्चों क्या किया गया, आयोजन किया गया था। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है बच्चों? क्योंकि अपने मेवाड़ के महाराणा है बच्चों फतेह सिंह, वो इस दरबार में सम्मिलित होने जा रहे थे। बीच में एक व्यक्तित्व मिल जाते हैं, क्रांतिकारी मिल जाते हैं बच्चों, केसरी सिंह बारट, जो उनको समझाते हैं कि यार आप इतने बड़े वंश से होकर और आप इन अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने जा रहे हो, भाई आप इतने बड़े वंश से हो, मेवाड़ वंश से, जिसमें महाराणा प्रताप हैं, कभी झुके नहीं मुगलों के सामने, और जिसमें आपके बहुत सारे राणा सांगा, राणा कुंभा, बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने धूल चटा दी आक्रमणकारियों को, विदेशियों को, और आप उस दरबार में गर्दन झुकाने जा रहे हो, उनका समर्थन करने जा रहे हो। कौन? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। फतेह सिंह को केसरी सिंह बारट इस दरबार में जाने से रोकते हैं, इसलिए ये दरबार हमें इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली दरबार कब लगा बच्चों? 1903 में, बहुत लगे। दिल्ली दरबार 1903। लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार कब लगा आपसे पूछा जाए तो कब लगा? 1903 में। तो लॉर्ड कर्जन का सन 1903 में दिल्ली दरबार में दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया। ये तथ्य आपको बच्चों क्या है, याद रखना है। इसके बाद हम देखें तो मेवाड़ जो शासक हैं, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, ऐसे लिखिए इसको, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को केसरी सिंह बारट द्वारा, केसरी सिंह बारट द्वारा एक कविता चेतावनी रा चुंगटिया, चेतावनी रा चुंगटिया, एक कविता चेतावनी रा चुंगटिया सुनाकर दिल्ली दरबार में जाने से रोका।
दिल्ली दरबार में जाने से रोका। देखिए ये क्या कह रही लाइन कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को केसरी सिंह बारठ द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? केसरी सिंह बारठ द्वारा एक कविता, एक पंक्ति है, एक कविता है, चेतावनी चुंगटिया सुनाकर दिल्ली दरबार में जाने से रोका। यानी किसे रोका जा रहा है? फतेह सिंह को। चेतावनी चुंगटिया किसे सुनाई गई? फतेह सिंह को। किसने सुनाई? केसरी सिंह बारठ ने। ये लाइन ये कह रही है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, इनको आमंत्रण आया था कि लॉर्ड कर्जन का दरबार लगा है बच्चों दिल्ली में, तो ये उस दिल्ली दरबार में पगड़ी बांधकर और घोड़े पर बैठकर सेना लेकर उनके स्वागत में जा रहे थे। लेकिन बीच में क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ मिल जाते हैं बच्चों, और केसरी सिंह बारठ इनको समझाते हैं कि आप इतने बड़े वंश से हो, आपके वंश में मेवाड़ महाराणा है, मेवाड़ आपका ये मेवाड़ महाराणा है, राणा कुंभा है, राणा सांगा है, इतने बड़े वंश से होकर और आप अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने जा रहे हो दिल्ली, ये मुझे ठीक बात नहीं लगी, ये मेवाड़ के महाराणा को शोभा नहीं देता है। किसने कहा बच्चों? केसरी सिंह बारठ ने कहा। जब इनकी ये बातें सुनते हैं फतेह सिंह, तो ये बीच रास्ते में से कहाँ को लौट जाते हैं? वापस मेवाड़ को ये है लौट जाते हैं। तो किसने रोका? केसरी सिंह बारठ ने। किसको रोका? फतेह सिंह को। क्यों रोका? ये दिल्ली दरबार में जा रहे थे लॉर्ड कर्जन के में। किस लिए जा रहे थे? एक तरीके से हम कहें अधीनता स्वीकार करने या अंग्रेजों का समर्थन करने। ये तथ्य आपको याद रखना है, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। दिल्ली दरबार 1903 हो गया। अगला हम लिखें दिल्ली दरबार 1911 वाला बच्चों जॉर्ज पंचम आए थे और महारानी मैरी आई थी। अगला है दिल्ली दरबार 1911। दिल्ली दरबार 1911। दिल्ली दरबार बच्चों 1911। देखिए आपका जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो उस समय जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम व महारानी मैरी की आगमन की खुशी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में। तो लिखिए इसमें जॉर्ज पंचम व महारानी मैरी के आगमन पर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ये भी तथ्य ये लिखिए, अब किया गया था तो किस लिए किया गया था बच्चों? एक मिनट, चलिए ठीक है। जॉर्ज पंचम व महारानी मैरी के आगमन पर 1911 में दिल्ली दरबार का बच्चों क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन तो किया, लेकिन महारानी जो मैरी हैं वो बच्चों पुष्कर घूमने आती हैं अपने अजमेर वाला, और पुष्कर जब वो घूमने आती हैं तो हम एक तरीके से ये कहें कि वह मैरी घाट का निर्माण करती हैं या जनाना घाट जिसको हम बोल सकते हैं उसका निर्माण करती हैं। कौन करती हैं बच्चों? महारानी मैरी। एक्चुअली में होता क्या है कि अपने यहाँ अब हमारे भारत में जो भी कोई तीर्थ स्थल है वहाँ पर हम सामान्य रूप से देखते हैं नदी है या कोई एक तरीके से प्राचीन जो तीर्थ स्थल है वहाँ पर सामूहिक रूप से स्नान की व्यवस्था होती है। मतलब महिला भी उस कुंड में आसानी से स्नान करती है और पुरुष भी उसी कुंड में एक साथ स्नान करते हैं। तो ये तो महारानी थी। जब महारानी मैरी ने ये सब देखा कि यार ये क्या चल रहा है, पुरुष जा नहा रहे हैं, भाई महिलाएं नहा रही हैं, तो इसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये ब्रिटिश की महारानी थी। तो इसने क्या है, एक सेपरेट घाट का निर्माण करवाया कि जिस पर सिर्फ महिलाएं नहाएंगी, जिसको जनाना घाट या मैरी घाट नाम दिया गया। किसने करवाया बच्चों? महारानी मैरी ने करवाया। तो आपको बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि दिल्ली दरबार 1911 में आयोजन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जॉर्ज पंचम व महारानी मैरी का आगमन हुआ था दिल्ली में, या हम कहें हमारे भारत में। जब भारत में आगमन हुआ तो महारानी मैरी अपने यहाँ पुष्कर घूमने आई, तो पुष्कर में जनाना घाट या मैरी घाट का निर्माण करती हैं। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं
महारानी मेरी पुष्कर में, महारानी मेरी पुष्कर में जनाना घाट, या इसी को बोलते हैं बच्चों मेरी घाट, जनाना घाट या मेरी घाट, मेरी घाट का निर्माण करती हैं। ये भी बात बच्चों आपको याद रखना है। देखिए ये महारानी जो मेरी है बच्चों, ये पुष्कर में इनको लाया जाता है कि ये एक बहुत ही प्राचीन स्थल है, तीर्थ स्थल है। जब इनको लाया जाता है तो ये देखती हैं कि जहाँ जिस कुंड पर या जिस नदी में पुरुष नहा रहे हैं उसी जगह पर महिलाएं भी नहा रही हैं, तो इनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये ब्रिटिश की महारानी थी। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, वहाँ पर एक अलग से घाट का निर्माण करवाया जिस पर सिर्फ महिलाएं नहा सकें। उसको महारानी मेरी ने क्या बोला बच्चों, जनाना घाट उसका नाम दिया। बाद में इसी घाट का नाम मेरी घाट भी पड़ गया, क्योंकि महारानी मेरी ने इसका क्या है बच्चों, निर्माण करवाया था। ये तथ्य भी बच्चों आपको याद रखना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे चलें। चलिए अब देखिए ये सब तथ्य हमने पढ़ लिए। इसमें बच्चों एक बीकानेर के शासक को हमको पढ़ना है जिसका नाम है बच्चों गंगा सिंह। देखिए हमने सरदार सिंह को पढ़ लिया है। सरदार सिंह भी पूर्ण रूप से अंग्रेजी समर्थक थे। एक तरीके से हम ये कहें बच्चों अंग्रेजी सत्ता के समर्थक थे। कौन थे बच्चों, सरदार सिंह। लेकिन सरदार सिंह राजस्थान के बाढ़ यानी हिसार हरियाणा तक 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए गए थे, जिससे अंग्रेज खुश होकर उन्हें 21 परगने के अंग्रेजों के द्वारा क्या दिया गया बच्चों, गांव दान में दिए गए। टिब्बी के 21 परगने के गांव किसको दान में दिए गए बच्चों, सरदार सिंह को। लेकिन सरदार सिंह के ही बेटे होते हैं बच्चों राव गंगा सिंह। क्या नाम है बच्चों, गंगा सिंह। गंगा सिंह बीकानेर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पूर्ण रूप से अंग्रेजी सरकार के समर्थक होती हैं और विदेश में बेहद विदेश में ये सर्वाधिक विदेश में घूमते रहते हैं गंगा सिंह। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन होते हैं अपनी पृथ्वी के, उन तीनों में हिस्सेदारी करते हैं, साझेदारी करते हैं राव गंगा सिंह बीकानेर वाले। उसके अलावा पेरिस के शांति सम्मेलन में भी ये जाते हैं। एक तरीके से हम कहें कि राव गंगा सिंह थे वो अंग्रेजी सरकार के पूर्ण समर्थक थे। तो इसी जो क्रम इसमें चलता आ रहा है उसी में थोड़ा सा हमको राव गंगा सिंह पढ़ना है। वैसे राव गंगा सिंह अलग से जो मध्यकालीन आपका इतिहास है, राजा महाराजाओं जो राजवंश हैं उनमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें मैं क्यों लिखा रहा हूँ ताकि आपको ये जो घटनाएं जो चल रही हैं इसके साथ ही उनकी राव जो बीकानेर के शासक हैं राव गंगा सिंह, उनकी घटना भी आपके दिमाग में सेट रहे, क्योंकि 1911 तक हम आ गए हैं बच्चों। अब 1911 से हम आगे चलेंगे तो राव गंगा सिंह को हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बीकानेर शासक राव गंगा सिंह, तो आप हेडिंग सिर्फ इतनी सी डाल लीजिए राव गंगा सिंह। राव थोड़ा सा इनके बारे में लिखेंगे बच्चों, ये महत्वपूर्ण है राव गंगा सिंह। वैसे इनको मैं आपको जब इतिहास बीकानेर सामने डाल देना, जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा बच्चों मध्यकालीन इतिहास, तो इनके बारे में मैं आपको आसान से अच्छे से जो डिटेल इनकी जो है उसको हम बच्चों पढ़ेंगे। अब देखिए राव जो महाराजा गंगा सिंह थे, जो गंगा सिंह थे बच्चों, ये प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेते हैं बच्चों। तो हम इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, महाराजा गंगा सिंह द्वारा, महाराजा गंगा सिंह द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया जाता है। गंगा सिंह अपनी 2 सैन्य बटालियन लेकर, अपनी 2 सैन्य बटालियन, देखिए इनकी जो 2 सैन्य बटालियन है बच्चों, इनका नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कोष्टक में, अपनी 2 सैन्य बटालियन कोष्टक में नाम लिख रहा हूं बच्चों, शार्दुल लाइट इन्फेंट्री,
शार्दुल लाइट इन्फेंट्री, शार्दुल लाइट इन्फेंट्री, पहली है शार्दुल लाइट इन्फेंट्री और दूसरी है गंगा रिसाला, गंगा रिसाला। मैंने ये क्यों लिखा है, ताकि बाई चांस पूछ ले शार्दुल लाइट इन्फेंट्री गंगा रिसाला किसकी सेनाएं हैं बच्चों, राव गंगा सिंह की या महाराजा गंगा सिंह की। तो महाराजा गंगा सिंह द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया जाता है। गंगा सिंह अपनी दो सैन्य बटालियन शार्दुल लाइट इन्फेंट्री और गंगा रिसाला को लेकर प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेते हैं। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है। यानी कौन शासक थे जो प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सेदारी लेते हैं बच्चों, बीकानेर के शासक राव गंगा सिंह। दो अपनी सेनाएं ले जाते हैं, शार्दुल लाइट इन्फेंट्री और गंगा रिसाला और शार्दुल लाइट इन्फेंट्री किसकी सेनाएं बच्चों, अक्सर पूछा गया है, बीकानेर शासक राव गंगा सिंह की। ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम गंगा सिंह के बारे में और जो तथ्य हैं बच्चों वह लिखते हैं। चलिए अगली लाइन हम लिखते हैं बच्चों, इसी में लिखते चलना है आपको, मैं इस तरह लाइन बनाता हूं, गंगा सिंह में लिखना चलना है। गंगा सिंह ने पेरिस शांति सम्मेलन में भी भाग लिया। गंगा सिंह ने पेरिस शांति सम्मेलन में भी भाग लिया। गंगा सिंह ने क्या किया, पेरिस शांति सम्मेलन में भी भाग लिया। ये भी तथ्य बच्चों आपको याद रखना है। इसके अलावा हम देखें गंगा सिंह के बारे में और देखिए, पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भी भाग लिया। गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भी भाग लिया। ये भी बच्चों तथ्य आपको याद रखना है कि गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भी भाग लिया। इसके अलावा किस में भी भाग लिया बच्चों, आपके जो है पेरिस शांति सम्मेलन में भी भाग लिया। तो ये थे महाराजा गंगा सिंह, जो बच्चों जिन्होंने क्या किया, एक तरीके से हम देखें कि अंग्रेजों का पूर्ण समर्थन किया और अंग्रेज जहाँ जहाँ जिस दरबार का आयोजन कर रहे थे ये उसमें भाग ले रहे थे। यहाँ तक कि विश्व में भी ये अंग्रेजों के साथ दरबारों में सम्मिलित होने गए। प्रथम विश्व युद्ध के समय अपनी दो सेना लेकर गए, गंगा रिसाला और शार्दुल लाइट इन्फेंट्री। ये थे महाराजा गंगा सिंह। इनके बारे में जो भी तथ्य बच्चों, जो मध्यकालीन इतिहास जो राजवंश में आपको पढ़ाऊंगा, तब पूर्ण रूप से गंगा सिंह के बारे में सब कुछ आपको पढ़ाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लेकिन एक बार जाने से पहले मेरी वही बात मैं आपको रिवाइज करवाऊँ कि हमने क्या पढ़ा है। और ये पढ़ा है हमने कि जो आन प्रथा है बच्चों, मेवाड़ रियासत में प्रचलित थी, महाराणा की सौगंध इसको बोला जाता था। चंपालाल जी एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने आन प्रथा के विरोध में आवाज़ उठाई और आम हड़ताल की, और 1863-64 में इस आम जो प्रथा थी बच्चों, इसको समाप्त कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। दूसरी तरफ आगे हमने बात की बच्चों डाकण प्रथा। डाकण प्रथा मेवाड़ रियासत में प्रचलित थी। मेवाड़ रियासत में प्रचलित होने के साथ इसमें क्या किया जाता था, कोई भी स्त्री जो रात्रि को भ्रमण करती हुई मिलती थी सैनिकों को, उसको पकड़कर डाकण घोषित कर दिया जाता था और अगले दिन उसको सजा दी जाती थी। जिससे क्या है, एक तरीके से अफवाह या अंधविश्वास फैलता गया लोगों में और एक डर की भावना भी बनती गई कि डाकण है। इसलिए बाद में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। रियासत मेवाड़ में चलती थी बच्चों। उसके बाद हमने देखा अजमेर दरबार। बच्चों अजमेर दरबार लगा था 1870 में। लॉर्ड मेयो के आगमन पर अजमेर में दरबार लगाया गया था और मेयो को वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक बोला जाता है बच्चों। इसके अलावा लॉर्ड मेयो ने अजमेर में ही 1875 में मेयो कॉलेज की बच्चों क्या की स्थापना की। ये तथ्य भी हमने देखा बच्चों। आगे हमने देखा प्रिंस अल्बर्ट जी जो है वो बच्चों जयपुर आते हैं। उनके जयपुर आने की खुशी में राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया जाता है।
साथ में हमने ये देखा कि प्रिंस अल्बर्ट से अल्बर्ट हॉल की बच्चों नींव रखवाई जाती है, जिसके डिजाइनर कौन थे बच्चों? सिंटम जैकब थे, और उद्घाटनकर्ता एडवर्ड ब्रेडफोर्ड बनाए जाते हैं। ये हमने तथ्य आगे देखा। दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में किया गया। दिल्ली दरबार हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? एक तो ये लॉर्ड कर्जन का दरबार था। ये महत्वपूर्ण क्यों बच्चों? क्योंकि इस दरबार में अपने मेवाड़ के महाराणा थे बच्चों फतेह सिंह, वो सम्मिलित होने जा रहे थे। दूसरी तरफ क्रांतिकारी थे बच्चों केसरी सिंह बारट, जो उनको रोकने के लिए कुछ कविताएं सुनाते हैं, एक पंक्तियां सुनाते हैं, जिनको बोला जाता है बच्चों चेतावनी राज चुंगटिया। ये आपको याद रखना है बच्चों, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। चेतावनी राज चुंगटिया क्या है? ये एक बच्चों वीर रस की कविता है, यानी राजा महाराजाओं को सुनाया जाता है, या हम ये कहें कि मेवाड़ महाराणा जो थे बच्चों फतेह सिंह, इनको सुनाया गया। ये वीर रस की कविता है। इसमें राणा सांगा, महाराणा प्रताप सभी का नाम जो है चर्चित था महाराणा फतेह सिंह के वंश से। तो इसलिए चेतावनी राज चुंगटिया किसने सुनाया बच्चों? केसरी सिंह बारट ने सुनाया। किसको सुनाया? आपके फतेह सिंह को सुनाया। क्यों सुनाया? क्योंकि फतेह सिंह अंग्रेजों के दरबार में सम्मिलित होने जा रहे थे, उनके अधीनता स्वीकार करने जा रहे थे, इसलिए केसरी सिंह बारट उनको रास्ते में रोकते हैं और ये जो पंक्तियां है, ये जो कविता है, ये सुनाते हैं फतेह सिंह को, जिससे फतेह सिंह अपनी पूरी सेना लेकर वापस मेवाड़ की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और दिल्ली दरबार में नहीं जाते हैं। ये तथ्य हमने देखा। उसके बाद बच्चों हमने देखा दिल्ली दरबार 1911 वाला, जॉर्ज पंचम जी आए हुए होते हैं और महारानी मैरी आई हुई होती हैं। दोनों के आगमन की खुशी में दिल्ली दरबार आयोजन किया जाता है 1911 में। महारानी मैरी अपने अजमेर पुष्कर में घूमने आती हैं, जहां वो जनाना घाट या फिर मैरी घाट का क्या कर देती हैं बच्चों? निर्माण कर देती हैं। ये तथ्य भी हमने बच्चों देखा। इसके बाद हमने राव गंगा सिंह को पढ़ा बच्चों। राव गंगा सिंह जो थे, उनकी दो सेनाएं थी, शार्दुल लाइट इन्फेंट्री और गंगा रिसाला। एकमात्र हम कहें राजस्थानी राजा थे, शासक थे, जो प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सेदारी लेने के लिए गए थे। उसके अलावा हम देखें कि राव गंगा सिंह जो हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सेदारी लेते हैं और पेरिस शांति सम्मेलन में भी ये हिस्सेदारी लेते हैं। ये तथ्य बच्चों आज हमने देखा। ये तथ्य क्या है बच्चों? 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद से लेकर के 1947 तक का संपूर्ण ब्यौरा मैंने आपके समक्ष रखने का जो है प्रयास किया है बच्चों। तो चलिए बच्चों, मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको ये क्लास बेहद पसंद आई होगी। यदि ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों तक शेयर करो इस वीडियो को। साथ में आप भी लाइक करो, और यदि ये क्लास पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके आप अवश्य बताएं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खम्मा गणी, राम राम दोस्तों।